चलो, हाँ, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। चैप्टर नंबर 2 को हम रिवाइज करेंगे आज फटाफट से, क्योंकि वो इस चैप्टर पार्टनरशिप फॉर्म में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर माना जाता है तो माना जाता है यूनिट नंबर 2, है ना। यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। यूनिट नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के नोट्स, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूनिट नंबर 2, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सर पार्टनर का क्या क्या ड्यूटी है? तो हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनर्स की कितनी ड्यूटीज है। पार्टनर्स के 2-3 ड्यूटीज है। पहला ड्यूटी तो क्या है, ही हैज टू कैरी द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को बिजनेस कैसे करना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म के हित पे करना चाहिए, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस ऑफ द फर्म। फर्म के बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जब भी वो बिजनेस डिसीजन लेगा, जब भी वो कोई भी डिसीजन लेगा, वो डिसीजन किसके हित पे होना चाहिए, किसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस ऑफ दी फर्म। जो भी एक्टिविटीज करेगा वो एक्टिविटीज किसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, फर्म के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। द पार्टनर शुड कैरी द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस ऑफ दी फर्म, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग दी फर्म। जितने भी फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन पार्टनर्स को आपस में क्या करना है, शेयर करना है। दूसरी बात। तीसरी बात, ए पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ इन इज डीलिंग विद अदर पार्टनर्स। जब आप एक दूसरे के साथ डील करोगे तो सामने वाले व्यक्ति को आपको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। तो पार्टनर की कुछ 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया आपको फर्म के हित के लिए काम करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, जितना भी इंफॉर्मेशन है आपस में उसको शेयर करना है। और तीसरा क्या है, फर्म फर्म अच्छा, और तीसरा पॉइंट क्या है कि आप अटमोस्ट गुड फेथ में काम करोगे। का मतलब क्या है, जब आप अपने पार्टनर के साथ डील करोगे ना तो उसको रेस्पेक्ट करोगे और उसको सम्मान करोगे, आदर संस्कार सम्मान के साथ। क्या बात है, आदर संस्कार सम्मान के साथ उसके साथ क्या करोगे, डील करोगे, है ना। पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द utmost गुड फेथ इन इज डीलिंग विद द अदर पार्टनर। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर। क्या बोला है, ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर। हर एक पार्टनर का ड्यूटी है कि वो क्या करे, अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब किसको बताए, हर एक पार्टनर को बताए। ए बी सी पार्टनर है, बी ने जो जो काम किया है, जो जो काम किया है, जो जो उसने एक्सपेंसेस किया है, जितना भी उसने इनकम पार्टनरशिप फर्म के लिए कमाया है, ये सारी की सारी बातें बाकी ए और सी को भी बताना है। ऑल दी पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर। ए ने जो कमाया बी और सी को बताना जरूरी है, सी ने जो कमाया ए और बी को बताना जरूरी है। ऑल दी पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर। हिसाब किताब फर्म से रिलेटेड जितना भी हिसाब किताब है वो सबको बताना जरूरी है ना। बट इफ द अकाउंट्स आर केप्ट बाय वन ऑफ देम, प्राइम फेसी वन ऑफ देम, he will be the proper person to give and to explain and give full information about them। हम लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म था, हम लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म था जिसमें अकाउंट्स मैं संभालता था, जिसमें अकाउंट्स मैं संभालता था। तो ऐसे में लॉ क्या कहता है ना, मैं संभालता हूँ ना अकाउंट्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को हिसाब किताब देना पड़ेगा। नॉर्मली क्या बताया है कि अगर अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर संभालते हैं तो जो जो पार्टनर ने जो जो काम किया है, जितना उन्होंने पैसे कमाया, जितना उन्होंने एक्सपेंस किया, ये सारे की सारी एक्सपेंसेस, सारा इनकम, है ना, ये सारे पार्टनर्स को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, अकाउंट्स देना है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अकाउंट संभालता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे हमारे एग्रीमेंट में और हमारे पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स मैं संभालता हूँ, बट इफ अकाउंट्स आर केप्ट बाय वन ऑफ देम, ही विल बी द प्रॉपर पर्सन टू एक्सप्लेन एंड गिव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना भी फर्म से रिलेटेड हिसाब किताब होगा ना, एक्सपेंसेस, इनकम, इस सारे पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आते सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन नंबर 10 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द पार्टनर्स कमिटिंग फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन बाय द फर्म बाय हिज मिसकंडक्ट एंड द अमाउंट सो ब्रॉट इनटू द पार्टनरशिप्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन द partners, okay। An act of an partner imputable to the firm which is a fraud on its co-partners entitles the co-partner to throw the whole of the consequence upon him। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे 3 बात पढ़ी थी, हम 3 बात हम लोगों ने पढ़ा था। पहली बात ये थी कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई एक पार्टनर फ्रॉड करता है और वो उसकी पार्टनरशिप फर्म में कोई एक पार्टनर क्या करता है, फ्रॉड करता है, और उसकी फ्रॉड की वजह से पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, देन ऐसे केस में जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है उसका ड्यूटी है, जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है उसका ड्यूटी है कि जो भी लॉस फर्म को हुआ है, जो भी लॉस किसको हुआ है बेटा जी, फर्म को हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को पैसा देना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया था, है ना, हमारे पार्टनरशिप फर्म था जिसमें रिया फ्रॉड करती है। रिया क्या करती है,
फ्रॉड करती है ना। अब रिया ने फ्रॉड किया और रिया के फ्रॉड करने की वजह से हमारे पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ। रिया ने फ्रॉड किया और हमारे पार्टनरशिप फर्म को उसकी वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। सुनो अब क्या होगा सर, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ तो क्या होगा, रिया का ड्यूटी बनता है कि वो 1 लाख रुपए किसको देगी, पार्टनरशिप फर्म को देगी। ठीक है, उसके बाद जो पैसा रिया पार्टनरशिप फर्म को देगी वो पैसा क्या करेंगे, बाकी पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे, है ना। वही लिखा हुआ है देखो, द पार्टनर्स कमिटिंग फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन बाय द फर्म बाय हिज मिसकंडक्ट। ठीक है, उसके बाद एंड द अमाउंट सो ब्रॉड इनटू द पार्टनरशिप शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द पार्टनर्स, and the amount so brought into the partnership shall be divided between the partners. An act of a partner imputable to the firm which is a fraud on its co-partners entitle the co-partner to throw the whole of the consequences upon him. Say for example, यहाँ पे रिया ने, जैसे जो रिया है ना, किसी थर्ड पार्टी को उसने फ्रॉड कर दिया। से फॉर एग्जाम्पल बैंक के साथ जाके उसने कुछ फ्रॉड किया, बैंक के साथ जाके उसने कुछ फ्रॉड किया, ठीक है ना। अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, बाकी पार्टनर्स जो है, हम लोग इधर पार्टनर्स है ना, हम लोग बाकी पार्टनर्स से बोल सकते हैं कि सर इस फ्रॉड के लिए आप रिया को ही पकड़ो, हमें मत पकड़ो, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी है फ्रॉड का जिम्मेदारी किसी ये जो फ्रॉड से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारी है ये किसकी जिम्मेदारी है, रिया की जिम्मेदारी है। इस तरीके से हम पूरा का पूरा कंसिक्वेंस मतलब क्या, पूरा का पूरा जो लाइबिलिटी है वो रिया के ऊपर थोप सकते हैं। क्या आंसर इज यस। फ्रॉड के केस में किसी एक पार्टनर के ऊपर, फ्रॉड के केस में अगर वो पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सारा का सारा यानी कि जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, है ना, जो भी जिम्मेदारी होगी वो सारा का सारा एक पार्टनर के ऊपर हम थोप सकते हैं। सेक्शन नंबर 10 खत्म। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 11 पे। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11 पे। सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर ऑफ ए फर्म में बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिसाइड होगा, तो वो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होता है ना, उसी एग्रीमेंट में पार्टनर्स का क्या लिखा हुआ रहता है, राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा हुआ रहता है। उसी एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ रहता है, पार्टनर्स का राइट और पार्टनर्स का ड्यूटीज लिखा हुआ रहता है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर फर्म में बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, उसके बाद एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सप्रेस ही होता है। ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोगों ने बनाया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में हमें जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा है, इस राइट्स एंड ड्यूटीज को हम चेंज कर सकते हैं क्या, तो लॉ कहता है यस, आप चेंज कर सकते हो। इस राइट्स एंड ड्यूटीज को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरीड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। मतलब क्या सर, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 11 पे ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सच कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंज या वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने बनाया था उस कॉन्ट्रैक्ट को हम चेंज कर सकते हैं क्या, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा है, किसका, पार्टनर का, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है क्या, तो लॉ कहता है यस, चेंज हो सकता है, लेकिन सब पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। कंसेंट बाय द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगेन प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक्सप्रेस कंसेंट ही होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ाई किया है ना। उसके बाद सेक्शन नंबर 12A पे आते हैं। सेक्शन नंबर 9, 10, 11 हम लोगों ने 3 सेक्शन अभी तक पढ़ा, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 पे। सेक्शन नंबर 12 किसके बारे में बात करता है, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन ए क्या बोलता है, पार्टनर्स मैनेजमेंट पावर आर को एक्सटेंसिव। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। दिस एबव प्रोविजन इज एप्लीकेबल इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री बिटवीन द पार्टीज। मतलब अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देन ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है ना, हर एक पार्टनर के पास बिजनेस में डिसीजन लेने का पावर है। हर एक पार्टनर के पास क्या है, बिजनेस में डिसीजन लेने का पावर है। पार्टनर मैनेजमेंट पावर आर को एक्सटेंसिव। हर एक पार्टनर के पास ना बिजनेस डिसीजन लेने का पावर है। मेरे साथ ही याद करो इस वाले पॉइंट को, पार्टनर्स मैनेजमेंट पावर आर को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव का मतलब क्या, बराबर। हर एक पार्टनर के पास क्या है, बिजनेस डिसीजन लेने का पावर है।
Partners management powers are co-extensive. Partners management powers are co-extensive. Partners management power are co-extensive. Partners management powers are co-extensive. Partners management powers are co-extensive. ठीक है, कुछ बोल रहे लोग? ठीक है, सो पार्टनर्स मैनेजमेंट पावर्स आर को-एक्सटेंसिव। पार्टनर्स का जो मैनेजमेंट पावर है वो क्या है? को-एक्सटेंसिव है। मतलब इसका मतलब ये है कि हर एक पार्टनर के पास अपना बिजनेस डिसीजन लेने का पावर है। हर एक पार्टनर के पास बिजनेस डिसीजन लेने का पावर है। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। दिस एबव प्रोविजन इज एप्लीकेबल इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रीब्यूटिंग द पार्टीज। हम लोग एग्रीमेंट करके ऐसा कर सकते हैं क्या? पावर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी लिमिटेड विद वन और मोर पार्टनर्स ओनली। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। एक पार्टनरशिप फर्म में ABCD पार्टनर है। हाँ, कितने पार्टनर्स है? 4। ABCD, ये 4 पार्टनर्स है। अब ये लोग आपस में डिसाइड एग्रीमेंट करके क्या करते हैं? पार्टनर बाय एग्रीमेंट कैन डिसाइड दैट मैनेजमेंट पावर विल बी लिमिटेड टू A and C ओनली। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके बोलते हैं कि भैया जो मैनेजमेंट का पावर होगा ना वो सिर्फ A और C के पास ही रहेगा, ऐसा अगर वो एग्रीमेंट करते हैं, देन ऐसे सिचुएशन में, देन इन सच सिचुएशन B and D विल हैव नो पावर ऑफ मैनेजमेंट। B और D के पास क्या नहीं रहेगा? फिर मैनेजमेंट का पावर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ A और C के पास पावर रहेगा। नॉर्मली कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? सारे के सारे पार्टनर्स के पास बिजनेस डिसीजन लेने का पावर होगा। लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके बताते हैं कि कुछ लोगों के पास ही पावर होगा, कि कुछ लोगों के पास ही पावर रहेगा, देन ऐसे सिचुएशन पे जिन लोगों को पावर दिया गया है उन लोगों के पास ही क्या रहेगा? मैनेजमेंट संभालने का पावर रहेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में ABCD फर्म ने एक पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? A और C को मैनेजमेंट का पावर दे दिया। देन ऐसे सिचुएशन पे B और D के पास मैनेजमेंट का पावर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ A और C के पास रहेगा। दैट्स इट, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट 12 सबसेक्शन C, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Where any difference arises between partners with regard to the business of the firm, it shall be determined by the majority of the partners. Every partner has a right to express an opinion. क्या बोलता है 12 सबसेक्शन C? 2 बातें करता है। कितनी बातें? 2 बातें। कितनी बातें करता है बेटा जी? 2 बातें करता है। पहली बात क्या है? अगर कोई छोटा मोटा मैटर होगा, छोटी मोटी मैटर्स होगी, छोटी मोटी बातें होगी ना, तो वो क्या होगा ना, वो मेजोरिटी पार्टनर्स उसको क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, मतलब मेजोरिटी पार्टनर्स उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई छोटा मोटा मैटर हो गया, अगर क्या हो गया भाई, पार्टनर्स के बीच में छोटा मोटा मैटर हो गया, तो सर उसको रिजॉल्व यानी कि उसको सॉल्व कौन करेगा? तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि वो मेजोरिटी पार्टनर्स आपस में डिसाइड, मतलब मेजोरिटी पार्टनर क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कह रहा है कि हम लोग सप्लाई जो है ना, ए कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है, एग्जाम्पल देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए कह रहा है कि हम लोग ना BOEN कंपनी से सप्लाई लेंगे, बी कह रहा है हम लोग DOEN को से सप्लाई लेंगे। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, छोटा मोटा मैटर है ना। ए कह रहा है हम BOEN को से लेंगे, कंपनी से लेंगे सप्लाई, बी कह रहा है कि हम लोग जो है ना DOEN को से लेंगे। अब यहाँ पे हो रही है छोटी मोटी लड़ाई हो रही है ना। नाउ दिस डिफरेंस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। ABCDE 5 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है बेटा जी इस पार्टनरशिप फर्म में? 5 पार्टनर्स है। अब इस वाले मैटर को ना कौन डिसाइड कर सकता है, कौन रिजॉल्व कर सकता है? तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आपस में रिजॉल्व कर सकता है। मुझे आप लोग आंसर दो, यहाँ पे कितने लोगों ने अगर ए के सपोर्ट में बात किया तो फिर सप्लाई BOEN को से होगा? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना? 5 लोगों का पार्टनरशिप फर्म है ABCDE। ए कह रहा है BOE से सप्लाई लेंगे, बी कह रहा है DOE से सप्लाई लेंगे। अब इन 5 लोगों में से कितने लोगों ने अगर ए का सपोर्ट किया तो फिर सप्लाई BOEN को से होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। कितने लोगों का ओपिनियन जरूरी है? यस सर मतलब क्या? यस सर क्या होता है? ओके, 3 to 5 मेजोरिटी। अगर 3 लोगों ने ए का सपोर्ट किया, तो क्या हो सकता है? ए बी, मतलब पार्टनरशिप फर्म कहाँ से गुड सप्लाई कर सकता है? BOE से सप्लाई कर सकता है। इजी, बहुत बढ़िया। लेकिन सुनो, बट इन केस ऑफ ए चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, ए और बी कह रहे हैं आपस में कि हम लोग बिजनेस का नेचर ही चेंज कर देते, धंधा बदल लेते हैं। पहले हम लोग पानी पूरी बेचते थे, अब हम लोग रोटी सब्जी बेचने लगेंगे। अरे बिजनेस का नेचर ही बदलना चाह रहा है ये। तो सर बिजनेस का नेचर मेजोरिटी लोग डिसाइड करेंगे कि? आंसर इज नो। अगर आपको बिजनेस का नेचर बदलना है ना, देन ऐसे केस में इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स के कंसेंट से आप क्या कर सकते हो? बिजनेस का नेचर बदल सकते हो।
बिजनेस का नेचर अगर आपको बदलना है ना, तो आपको सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है। अरे आपको बिजनेस का नेचर बदलना है, आप पहले रोटी सब्जी बेचते थे, रोटी सब्जी बेचते थे, आप अब सीए बन गए हो, अब आप पढ़ाना चाहते हो, एक पार्टनरशिप फर्म खोल के आप पढ़ाना चाहते हो, आप अपना बिजनेस चेंज करना चाहते हो, बिजनेस का नेचर चेंज करना चाहते हो, बिजनेस नहीं, बिजनेस का नेचर चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो क्या? आंसर इज यस, लेकिन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिक्वायर्ड। सारे के सारे पार्टनर्स का क्या चाहिए आप लोगों को बेटा जी? कंसेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन छोटी मोटी बातें है ना, छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी चीजें, वो सब रिजॉल्व कैसे होगा? बाय द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? छोटी मोटी मैटर्स को रिजॉल्व करेंगे, खत्म। 12 सबसेक्शन सी ऑल्सो खत्म। अब आते हैं 12 सबसेक्शन डी पे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? 12 सबसेक्शन डी पे आते हैं। राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, मतलब एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू द बुक ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, वो क्या होता है? वो क्या है ना, जिस पार्टनरशिप फर्म में हिसाब किताब लिखा जाता है ना, उस हिसाब किताब को ना हर एक पार्टनर क्या कर सकता है? देख सकता है, एक्सेस करने का राइट है, और उसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है। एक्सेस करना मतलब क्या? वो जाके मतलब हाँ, एक्सेस कर सकता है और इंस्पेक्ट भी कर सकता है। एक्सेस एंड इंस्पेक्ट मतलब क्या? देख सकता है, उसको चेक कर सकता है ना। he has he is entitled to have access to the books of the firm, is also entitled to inspect, is also entitled to copy। इसका मतलब क्या है ना, से फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एबीसीडी पार्टनरशिप फर्म है। सर इस पार्टनरशिप फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसको देखने का राइट सब पार्टनर्स के पास है। हर एक पार्टनर्स के पास इस बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का राइट है और इंस्पेक्ट करने का भी राइट है। इस ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कॉपी का मतलब क्या है ना, कोई एक पार्टनर ना उसका जेरोक्स निकालना चाहता है, जेरोक्स मतलब पता है ना, फोटोकॉपी निकालना चाहता है और अपने घर लेके जाना चाहता है, कर सकता है क्या? आंसर इज यस, वो भी कर सकता है। तो एवरी पार्टनर, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो स्लीपिंग हो, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का राइट है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है और चाहे तो उसका कॉपी भी लेके जा सकता है। इंस्पेक्ट करने का राइट है, कॉपी भी लेके जा सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस भी कर सकता है। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट हैव ए राइट ऑफ एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ दी फर्म। एबीसीडी पार्टनरशिप फर्म था, जिसमें से ए का डेथ हो जाता है, तो ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो क्या कर सकता है? इस पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट हैव ए राइट ऑफ एक्सेस टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे कॉपी नहीं लिखा हुआ है, तो अभी के लिए हम कॉपी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बुक ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। कौन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेथ पार्टनर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन है। अभी तक हम लोगों ने 12 सबसेक्शन ए, सी, डी और क्या, ई नहीं है, सी, डी, बस इतना ही है। हाँ चलो ठीक है, इसको एक बार याद कर लेते हैं, फिर 13 पे आते हैं। 12 सेक्शन 12 सबसेक्शन ए क्या बोलता है? हर एक पार्टनर के पास बिजनेस में डिसीजन लेने का पावर है। दिस पावर, 2 मिनट रुक जाओ। चलो सेक्शन नंबर 12 पे, सेक्शन नंबर 12 पे किसके बारे में बात करता है? हर एक पार्टनर के पास क्या है? बिजनेस डिसीजन लेने का पावर है। पार्टनर्स मैनेजमेंट पावर्स आर को एक्सटेंसिव। हर एक पार्टनर के पास क्या है? डिसीजन लेने का पावर है। पार्टनर्स मैनेजमेंट पावर्स आर को एक्सटेंसिव। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। दिस अबव प्रोविजन इज एप्लीकेबल इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्री बिटवीन द पार्टीज। अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तभी ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, कि हर एक पार्टनर के पास क्या है? बिजनेस डिसीजन लेने का पावर है। इस पावर को एग्रीमेंट करके पार्टनर्स क्या कर सकता है? कुछ पार्टनर के पास ही, मतलब कुछ पार्टनर को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। मतलब क्या? एग्रीमेंट करके क्या कर सकता है? पावर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी लिमिटेड विथ वन और मोर पार्टनर्स। मतलब इस वाले एग्जांपल को लेते हैं, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे, 4 पार्टनर में से ये डिसाइड किया गया है कि जो बिजनेस डिसीजन लेने का पावर होगा ना, वो ए और सी के पास ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन पे बी और डी क्या नहीं कर सकते हैं? बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके पास बिजनेस डिसीजन लेने का पावर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा? ए और सी के पास होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड में हम लोगों ने क्या बोला? अरे छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी बातें कौन डिसाइड करेगा? मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे। बिजनेस का नेचर बदलना है, बिजनेस का नेचर ही बदलना है, देन ऐसे सिचुएशन में सारे के सारे पार्टनर्स का क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का राइट किसके पास है? चाहे वो पार्टनर एक्टिव हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और उसका कॉपी भी लेके जा सकता है। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है। दैट्स इट, खत्म। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन ए पे।
सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन ए किसके बारे में बात करता है? राइट टू रेम्यूनरेशंस के बारे में बात करता है। क्या बोला है ना? नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक रेम्यूनरेशंस फॉर टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन एडिशन टू देयर शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब क्या? मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी और सी, ठीक है, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, ठीक है ना। और 2:1:1 मतलब क्या? इसके हिस्से में 200 रुपये आ रहा है, इसके हिस्से में 100 रुपये आ रहा है, और इसके हिस्से में 100 रुपये आ रहा है, ठीक है। ए के हिस्से में 200 रुपये आ रहा है, बी के हिस्से में 100 रुपये आ रहा है, सी के हिस्से में कितना आ रहा है? 100 रुपये आ रहा है। ये हम लोगों का प्रॉफिट है। अब इसमें ना ए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ए क्या करता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनती बंदा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो सर ये ऐसा बोल सकता है क्या, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए? रेम्यूनरेशन चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला है कि नहीं, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई भी पार्टनर क्या नहीं डिमांड कर सकता है? रेम्यूनरेशन डिमांड नहीं कर सकता है। कोई एक पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी पार्टनर क्या नहीं कर सकता है? डिमांड नहीं कर सकता है। जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वही प्रॉफिट जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उसके पास हिस्सा आएगा ना, वो सिर्फ उसी को क्लेम कर सकता है। इससे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन वो क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन 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 दिस रूल कैन बी चेंज बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ये जो रूल ऊपर पार्टनरशिप एक्ट ने दिया है ना, इस रूल को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। मतलब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके ऐसा डिसाइड कर सकते हैं क्या कि जो बंदा मेहनती होगा उसको हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे। क्या सर ऐसा डिसाइड कर सकते हैं पार्टनर्स आपस में मिलके? तो लॉ कहता है यस। लॉ दो बातें कर रहा है। एक तो कह रहा है कि भैया रेम्यूनरेशन के लिए, एक्स्ट्रा वर्क के लिए किसी व्यक्ति को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, पहली बात। लेकिन इस रूल को पार्टनरशिप आपस में एग्रीमेंट करके क्या कर सकते हैं? ये जो रूल में हम लोगों ने बनाया है, पार्टनरशिप एक्ट ने जो रूल बनाया है, इस रूल को क्या कर सकते हैं ना, ओवरराइड कर सकते हैं पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके। मतलब पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करके ऐसा डिसाइड कर सकते हैं क्या कि अगर जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसको हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे? ऐसा पार्टनरशिप फर्म डिसाइड कर सकता है? तो आंसर इज यस, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन है सर, पार्टनरशिप एक्ट तो कहता है भाई किसी को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा वर्क करो, जितना मेहनत करो, किसी को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। जितना तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना ही तुमको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस रूल को हम चेंज कर सकते हैं बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सर एक्सप्रेस एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा है, तो हम जाएंगे कस्टम। कस्टम मतलब क्या? रीति रिवाज पे। कहाँ पे जाएंगे? रीति रिवाज पे जाएंगे। अगर रीति रिवाज अलाउ करता है रेम्यूनरेशन पे करने के लिए, रीति रिवाज अगर अलाउ करता है, बिजनेस का रीति रिवाज है ना, बिजनेस का जो कस्टम है, अगर वो रेम्यूनरेशन पे करने के लिए अलाउ करता है ना, देन ऐसे सिचुएशन पे पार्टनर को क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा। भले ही वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो, भले ही वो एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं है, फिर भी उसको क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि बिजनेस का नेचर ही ऐसा, मतलब उसका रीति रिवाज ही ऐसा है, बिजनेस का रीति रिवाज ही ऐसा है कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो पार्टनर मेहनत करेगा, उसको क्या मिलता आ रहा है? रेम्यूनरेशन मिलता आ रहा है। बरसों से, सदियों से पुरानी कहानी है, तब से रेम्यूनरेशन मिलता आ रहा है। बिजनेस का नेचर ही वैसा है जिसमें जो व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है ना, उसको क्या मिलते आ रहा है? रेम्यूनरेशन मिलते आ रहा है। पुरानी बात है ये। देन ऐसे सिचुएशन में लॉ ने क्या कहा है? भले ही वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो, भले ही वो पार्टनरशिप एक्ट मना कर रहा हो, फिर भी उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा। अगर उसका बिजनेस का कस्टम, अगर उसका बिजनेस का रीति रिवाज वैसा है, तो उसको क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा। एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसको क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? डन है? सेक्शन 13 सबसेक्शन ए डन है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो दोस्तों। इसका पूरा पार्टनरशिप एक्ट खत्म करना है, यूनिट नंबर 2 खत्म करना है। बहुत सारे टॉपिक्स छूटा हुआ था, उन सारे टॉपिक्स को भी खत्म करना है। हाँ, ओके। क्या बोल रहे लोग? यस सर, डन है, डन है, यस सर, यस सर, यस सर। चलो बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग। उसके बाद आते हैं राइट टू शेयर प्रॉफिट पे। उसके बाद किस पे आते हैं? राइट टू शेयर प्रॉफिट पे आते हैं। इधर 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 इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूँ, रुको एक सेकंड। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है ब्लिंकिंग का, ये बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, इसको भी हटाना पड़ेगा। इसको शायद मेरे बारे में पता नहीं है। हाँ,
सेक्शन 13 सबसेक्शन बी, राइट टू शेयर प्रॉफिट। क्या बोला है ना, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन दी प्रॉफिट इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अरे कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि भैया पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप का प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, तो सर फिर क्या होगा। तो लॉ कहता है ऐसे सिचुएशन पे, लॉ कहता है ऐसे सिचुएशन पे पार्टनर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे सिचुएशन पे ना पार्टनर जो है ना प्रॉफिट जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स प्रॉफिट शैल बी असर्टेन बाय द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट क्या है, तो जो एग्रीमेंट में आप लोगों ने प्रॉफिट डिसाइड किया है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है, उसी हिसाब से प्रॉफिट क्या करोगे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है सर, खत्म। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। इन केस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर प्रॉफिट शैल बी असर्टेन बाय द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्रॉफिट क्या होगा भाई, इक्वली शेयर होगा आपस पार्टनर पार्टनर जो है ना प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे सर। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो पार्टनर जो है ना प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे, एग्रीमेंट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम लोगों ने डिसाइड किया है उसी तरीके से क्या होगा प्रॉफिट उसी तरीके से क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द शेयर्स आर अनइक्वल लाइस ऑन द पार्टी एलिंग द सेम। सुनो, एबीसी वेर पार्टनर्स ऑफ एन फर्म, इसको समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, इस एग्जांपल के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द शेयर्स आर अनइक्वल लाइस ऑन द पार्टी एलिंग द सेम। मतलब क्या है ना, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है एबीसी वेर पार्टनर ऑफ द फर्म, हाँ एबीसी वेर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ठीक है। सी इज क्लेमिंग ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ, सी क्या कह रहा है ना, एबीसी था, सी क्या कह रहा है भाई मेरे को प्रॉफिट कम मिला है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे हुआ है मेरे को प्रॉफिट कम मिला है, ये ऐसा कोर्ट पे जाके क्लेम कर रहा है। सी इज क्लेमिंग टू द कोर्ट दैट ही हैड बीन पेड अ लेसर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कोर्ट अब सी को बोलता है कि भाई तुम प्रूव करो पहले, ऐसे बोलने से नहीं होगा। कोर्ट ने बोला कि भाई इट इज द ड्यूटी ऑफ सी टू प्रूव इन कोर्ट दैट ही हैज बीन पेड अ लेसर अमाउंट। ड्यूटी किसका है, जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है ना उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया बाकी जो ए और बी है ना उन्होंने मुझे प्रॉफिट कम दिया है। ए और बी को प्रूफ नहीं करना है कि उन्होंने प्रॉफिट कम दिया है, सी को प्रूफ करना है कोर्ट में जाके कि ए और बी ने उसको प्रॉफिट कम दिया है। सुनो हाँ, कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट ए और बी के पास तो जाएगा नहीं। कोर्ट क्या बोलेगा ना सी को, तुमको लग रहा है ना कि प्रॉफिट तुमको कम मिला है, तो तुमको लग रहा है ना बेटा जी, तो बोलता है सी कहता है हाँ हाँ सर हमको लग रहा है, हमको लग रहा है कि हमको इन्होंने क्या किया है प्रॉफिट कम पे किया है। तो कोर्ट कहता है प्रूफ करो बेटा। सी को बोलता है कोर्ट कि आप प्रूफ करो कि आपको ए और बी ने क्या किया है प्रॉफिट कम पे किया है। सी बोलता है सर ए और बी से सी कहता है सर ए और बी से बोलो ना, उनको बोलो कि उनको प्रूफ करने के लिए बोलो कि उन्होंने मुझे कम प्रॉफिट से नहीं किया है। तो कोर्ट कहता है तुम क्लेम कर रहे हो ना तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, ए और बी प्रूफ नहीं करेंगे। तो कोर्ट सीधा सीधा बताता है सी को कि आप प्रूफ करो कि आपको अगर कम शेयर मिला है तो आप प्रूफ करके हमें बताओ। हाँ, अगर आप प्रूफ लेके आओगे और प्रूफ में डिसाइड होता है कि हाँ ए और बी ने आपको कम प्रॉफिट पे किया है तो फिर कोर्ट एक्शन लेगा, तो फिर क्या होगा कोर्ट एक्शन लेगा। लेकिन प्रूफ करने का जिम्मेदारी किसके पास है, सी के पास है। दैट्स इट, खत्म, डन है। उसके बाद नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एडवांस। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को ना अपने कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा क्या, पार्टनर को कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा क्या, तो कहता है लो यस मिलेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तभी मिलेगा। एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है लेकिन कस्टम बिजनेस का रीति रिवाज ही वैसा है कि भाई बिजनेस किस पे इंटरेस्ट पे करता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है, तब जाके मिलेगा। या फिर अगर प्रोविजन में कहीं लिखा हुआ है, अगर प्रोविजन में लिखा है, अभी तक तो नहीं लिखा है लेकिन अगर प्रोविजन में कहीं लिखा है या प्रोविजन में बाद में ऐड हो जाएगा तो फिर उस सिचुएशन पे क्या हो सकता है, पार्टनर को कैपिटल में इंटरेस्ट मिल सकता है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ये आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है, सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, लेकिन वो एग्रीमेंट में डिसाइड होना चाहिए। एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है तो मिलेगा कैपिटल में इंटरेस्ट, अगर बिजनेस का रीति रिवाज वैसा है, कस्टम वैसा है तो मिलेगा, अगर कहीं प्रोविजन में लिखा हुआ है तो फिर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एडवांस। सर इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब ना पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है, तो सर इसमें पार्टनर इंटरेस्ट मांग सकता है या जो लोन पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को देता है
उस लोन के लिए क्या पार्टनर इंटरेस्ट मांग सकता है पार्टनरशिप फर्म से? तो लॉ कहता है यस। कितना परसेंट इंटरेस्ट मांग सकता है? 6% पर एनम। अब सुनो, ठीक है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या है। 6% तो तुम लोग 11 12 में भी पढ़ के आए हो। 6% इंटरेस्ट रेट, 6% इंटरेस्ट रेट करके पढ़ के आए हो तुम लोग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म का जब तक डिसोल्यूशन नहीं होता है ना, मतलब पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन तक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कब तक मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन तक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांस पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन होने के बाद भी मिलता रहेगा, जब तक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर का लोन रिपेमेंट नहीं कर देता है ना, जब तक पेमेंट नहीं होता है ना, तब तक आपको एडवांस में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यही बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलेगा भाई? डिसोल्यूशन तक मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलेगा? डिसोल्यूशन तक मिलेगा। लिखा हुआ है ना, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलेगा? डिसोल्यूशन तक मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कब तक मिलेगा? जब तक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पेमेंट नहीं करता है। भले ही पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में चली गई हो, उसके बाद भी उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलता है तब तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसोल्यूशन के टाइम में सीज हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कब तक मिलता है? कंटिन्यूस टिल द डेट ऑफ पेमेंट। क्या बात है, बढ़िया है ना कॉन्सेप्ट? कंटिन्यूस टिल द डेट ऑफ दी पेमेंट। हो गया हमारा ये भी। 13 हम लोग कहाँ पे थे? राइट टू शेयर प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एडवांस में। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्म्स ड्यूटी टू इंडिमनिफाई द पार्टनर। फर्म्स ड्यूटी टू इंडिमनिफाई द पार्टनर, ये मैंने तुम लोगों के लिए होमवर्क दिया था, है ना? ठीक है, फिर भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। इफ ए पार्टनर इनकर्स एनी एक्सपेंसेस, एनी लायबिलिटी, ही हैज अ राइट टू बी इंडिमनिफाइड बाय द फर्म। सुनो, एग्जांपल देखेंगे ना तो खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ समझाने का कुछ है ही नहीं। ए incurs 200 rupees while visiting a customer site. A can demand 200 rupees from the firm. Expenses will be related to the business. पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस करता है, जैसे इस व्यक्ति ने, ए ने क्या किया, कस्टमर के वहां पे गया था दुकान पे, कस्टमर विजिटिंग के लिए गया था, और उसको ये रिक्शा वगैरह का खर्चा लग गया था 200 रुपये। अब ये क्यों गया होगा? बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए गया होगा ना, बिजनेस के काम से गया है ना। ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, अगर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है? बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, देन ऐसे सिचुएशन पे पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा? वो एक्सपेंसेस पार्टनर को रिम्बर्स करना पड़ेगा। सिंपल। पार्टनर्स ड्यूटी टू इंडिमनिफाई द फर्म। A partner must indemnify the loss caused to the firm by its willful neglect in the conduct of the business. The willful neglect in the conduct of the business, रिया वाला एग्जांपल। अगर रिया को जैसा काम करती है, नेग्लिजेंस करती है, और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से पार्टनरशिप फर्म को अगर लॉस होता है, देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ रिया टू पे एन लॉस टू द पार्टनरशिप फर्म। अगेन, a partnership firm, a partner must indemnify the loss caused to the firm by its willful neglect in the conduct of the business. अगर पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है ना, देन ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है कि जिस पार्टनर की वजह से लॉस हुई है पार्टनरशिप फर्म को, उस पार्टनर का ड्यूटी है कि वो क्या करेगा? पार्टनरशिप फर्म को लॉस पे करेगा। खत्म, खत्म हो गया। अब जो आ रहा है ना, ये खतरनाक आ रहा है। बस 2 मिनट का मेरे को ब्रेक दो, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, मेरे को पानी पीना है, ठीक है ना? तो तब तक आप लोग ब्रेक लो। उसके बाद इम्प्लाइड अथॉरिटी हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, सेक्शन नंबर 19। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सेक्शन नंबर 21 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है। हाँ, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है सर, मेरे हिसाब से तो 5 मिनट हो गया है ना। 5 मिनट का मतलब होता है 3 मिनट। क्यों? क्योंकि एग्जाम आ रहा है। ठीक है, देखो ऐसा है कि मतलब ये नहीं है कि आप वो हो, क्या बोलते हैं उसको, नाकामयाब हो। ठीक है ना? हार का मतलब ये नहीं है कि आप नाकामयाब हो, आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बार बार फेल करते हो। ठीक है ना? तो मैं यही कहना चाहता था कि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है।
बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो, हार का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकामयाब हो, आप कर नहीं सकते हो, ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बार बार खेल करते हो। समझ गए ना बात? बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन है ये। चलो, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 31 को पढ़ते हैं। नहीं, 31 को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मेरे को ना 1 मिनट का समय दो बस। सेक्शन नंबर 31, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। ए न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू ए फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहली बात तो क्या, से फॉर एग्जांपल हमारा एक पार्टनरशिप फर्म था, ठीक है, जिसमें क्रिस पार्टनर नहीं था, बाद में आया ना ये, बाद में आया ना ये। तो क्या है ना, हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कौन नहीं पार्टनर है, क्रिस पार्टनर नहीं है। देन ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, अब हम क्रिस को एडमिट करना चाहते हैं, हम अपने पार्टनरशिप फर्म में क्रिस को एडमिट करना चाहते हैं, तो एडमिट कर सकते हैं क्या? उस उसको हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं क्या? तो लॉ कहता है यस कर सकते हो, लेकिन सब सारे के सारे पार्टनर्स के कंसेंट से आप क्या कर सकते हो, उस नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। तो पहली बात तो ये है, न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू अ फर्म with the consent of all the existing partners. A new partner can be introduced in a firm with the consent of all the existing partners. कंसेंट चाहिए भाई, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, सारे के सारे पार्टनर्स का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, द लाइबिलिटी ऑफ ए न्यू पार्टनर कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज एन पार्टनर। ऑब्वियसली बात है ना, ये तो सबको पता है। से फॉर एग्जांपल ये क्रिस जो है ना वो ज्वाइन हुआ था नवंबर 25 को, नवंबर 25 को ज्वाइन हुआ था, नवंबर 25 2025 को ज्वाइन हुआ था। ठीक है ना, अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसे आ सकता है, ऐसा दो सिचुएशन आ सकता है ना। अब यहाँ से लेके इधर में जितना भी लाइबिलिटीज होगा, यहाँ से लेके इधर जितना भी लाइबिलिटीज होगा, इसके लिए कौन लाइबल रहेगा, क्रिस लाइबल रहेगा। इसके लिए कौन लाइबल रहेगा, क्रिस लाइबल रहेगा। ठीक है, अगेन सुनो क्या कहता है, जिस दिन पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ, वहां से वहां से वहां से उधर, मतलब वहां से उधर का मतलब क्या है, जहां से वो एडमिट हुआ नवंबर 25 में वो एडमिट हुआ ना, नवंबर 25 के बाद नवंबर 26, 27, 28, 29, इसमें वो क्या हो सकता है, क्या हुआ, क्या हुआ, नवंबर 25 के बाद, नवंबर 25 के बाद, नवंबर 25 के बाद के जितने भी लाइबिलिटीज है, इसके लिए कौन लाइबल हो सकता है, क्रिस लाइबल हो सकता है। लेकिन इससे पहले वाले जितने भी लाइबिलिटीज है ना इधर, इसके लिए क्रिस लाइबल नहीं रहेगा, न्यू पार्टनर लाइबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये डन है, ये बताओ ये डन है क्या, जल्दी बोलो, यहां तक डन है। यहाँ पे थे हम लोग, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई जो पार्टनर है, हाँ, जो पार्टनर है, नया पार्टनर, उस नए पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं क्या? सर आंसर इज यस, लेकिन सारे के सारे पार्टनर्स के कंसेंट से हम क्या कर सकते हैं, न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, सर इसकी लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होगी? अरे भाई जिस दिन वो एडमिट हुआ था उस दिन से उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट होगी ना, ऑब्वियसली बात है। द लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर कमेंसेस फ्रॉम द डेट व्हेन इज एडमिटेड एज एन पार्टनर। तीसरी बात सुनो, बट इफ द न्यू पार्टनर्स एग्रीज टू बी लाइबल फॉर एन ऑब्लिगेशन incurred by the firm prior to the date of his admission, that is by way of a novation in agreement, a new partner can be a new partner can be liable for the act prior to the date of his admission. That is, for novation consent of all partners is required. समझो क्या है बात। पहली बात तो ये कि भाई जिस दिन पार्टनर एंट्री किया पार्टनर ने, वहां से इधर के जितने भी लाइबिलिटीज है, इसके लिए पार्टनर लाइबल रहेगा। लेकिन 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 पार्टनर खुद बोलता है कि से फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म ने ना, एक पार्टनरशिप फर्म ने नवंबर 8 को लोन लिया था, नवंबर 8 को लोन लिया था, ठीक है ना, नवंबर 8 को लोन लिया था। अब क्रिस खुद बोलता है कि सर नहीं नहीं, मुझे क्या करना है, मैं जो है ना, मैं नवंबर 8 से जो लाइबिलिटी पार्टनरशिप हमने एंकर किया है, मैं उसके लिए भी क्या होऊंगा, लाइबल रहूंगा। तो अगर पार्टनर खुद एग्री कर रहा है, तो वो वो ये जो लाइबिलिटी है नवंबर 8 को जो हम लोगों ने लोन लिया है, उसके लिए वो लाइबल रहे हो सकता है क्या? तो लोन का आंसर इज यस। लेकिन सुनो, सिर्फ नए पार्टनर के एग्री करने से नहीं होगा,
नए पार्टनर के, सिर्फ नए पार्टनर्स के एग्री करने से नहीं होगा, बाकी पार्टनर्स का भी एग्रीमेंट चाहिए, मतलब बाकी पार्टनर्स का भी कंसेंट चाहिए, और साथ ही साथ में क्रेडिटर का भी कंसेंट चाहिए। तभी तभी जाके क्रीज क्या हो सकता है, पास्ट लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट है दैट इज ए नोवेशन। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, नोवेशन। टेबल, अभी आंसर टेबल दिखा रहा है, चलो। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब नया पार्टनर होगा, क्या नया पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। तो लॉ कहता है यस, नया पार्टनर क्या हो सकता है, एडमिट हो सकता है, लेकिन वो किसके कंसेंट से हो सकता है, सारे के सारे पार्टनर्स के कंसेंट से हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सर उसका जो लाइबिलिटी है ना, वो कब से कमेंस होगा, कब से स्टार्ट होगा उसका लाइबिलिटी, जिस दिन वो पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हुआ, जिस दिन उसने एंट्री ली, वहां से उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, स्टार्ट होगी, है ना। सर उससे पहले वाले लाइबिलिटीज के लिए वो लाइबल रहेगा, क्या आंसर इज नो, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट सवाल ये है, बट इफ द न्यू पार्टनर एग्रीज टू बी लाइबल फॉर एन ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू द डेट ऑफ हिज एडमिशन, अगर न्यू पार्टनर खुद बोलता है कि मैं पुराने लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल रहना चाहता हूँ, तो सर क्या नया पार्टनर लाइबल रहेगा। तो लॉ कहता है यस रहेगा, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ पार्टनर के कंसेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सबके सब लोगों के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टीज है ना, उन सबका कंसेंट की जरूरत होती है। मतलब यहाँ पे किसकी जरूरत है, नोवेशन की जरूरत है। सर नोवेशन मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, नोवेशन मीन्स एन पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना और नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, ये नोवेशन था। नोवेशन मतलब क्या था, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना और उसके उसके बदले नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, ये नोवेशन था ना, ठीक है। अब नोवेशन में ना एक चीज और है कि नोवेशन के केस में ना कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी इज रिक्वायर्ड। अब क्या है ना, सुनो हाँ ध्यान से, जो नया पार्टनर है ना जो नया पार्टनर है जो नया पार्टनर है ना, वो कहता है कि मैं पुराने लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल रहूंगा। तो सर तो सर वो उसको हम क्या एडमिट कर, उसको वो जो है ना पुराने लाइबिलिटी के लिए लाइबल रहेगा, क्या आंसर इस यस रहेगा। लेकिन सिर्फ उसके कहने से नहीं होगा, सारे के सारे पार्टनर, सारे के सारे पार्टीज का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नोवेशन, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज एन नोवेशन। नोवेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नोवेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था नोवेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, स्क्रीन से नहीं हो रही है, नए पार्टनर जो है ना वो पुराने लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आता है जिसका नाम है नोवेशन, जिसका नाम क्या है बेटा जी, नोवेशन के थ्रू ही वो क्या हो सकता है, पुराना पार्टनर ओ सॉरी नया पार्टनर पुराने लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो सकता है। सुनो ध्यान से सुनिएगा। सर नोवेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझो। सर नोवेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि नोवेशन में हम लोग क्या करते थे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते थे और उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते थे। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, नए कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एंटर हो गए, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टू द न्यू, ये नोवेशन था। नोवेशन हमेशा होता है कंसेंट बाय ऑल दी पार्टीज, कंसेंट बाय ऑल दी पार्टीज का होना जरूरी है। नोवेशन ध्यान से सुनो हाँ, नोवेशन में सारे के सारे पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है। दूसरी बात, तीसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ा था, नोवेशन कैन बी बिटवीन द सेम पार्टीज, या फिर उसमें डिफरेंट पार्टीज भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, एग्जाम्पल देखो, नीचे एक एग्जाम्पल देखो, एबीसी पार्टनरशिप फर्म टू के लोन ऑन 1 Jan 2025 फ्रॉम वाईजेड। वाईजेड क्रेडिटर है और एबीसी डेटर है। लोन कब लिया गया था, 1 Jan 2025 को लिया गया था। नाउ डी एंटर्स इनटू द फर्म ऑन 8 Jan 2025, ठीक है, वो 8 तारीख को उसमें पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ है। नाउ ही वांट्स टू टेक लाइबिलिटी प्रायर टू द डेट ऑफ हिज एडमिशन, जो 1 Jan 2025 में लोन लिया था ना एबीसी पार्टनरशिप फर्म ने, उसमें वो लाइबल होना चाहता है, कौन, डी। तो हो सकता है क्या, यस आंसर इज बाय वे ऑफ ए नोवेशन। अब यहाँ पे क्या होगा ना, नोवेशन में क्या होता है, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट एबीसी और वाईजेड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम पहले खत्म करेंगे, पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे इन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें ए बी सी डी विल बी लाइबल टू वाई एंड जेड। तो नोवेशन के थ्रू ये जो नया पार्टनर है ना, वो क्या हो सकता है, पुराने लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देखो कंसेंट यहाँ पे सिर्फ पार्टनर का नहीं लेंगे बेटा जी, यहाँ पे नोवेशन बोल दिया है, और नोवेशन के केस में आपको कंसेंट सारे के सारे पार्टीज का चाहिए। तो सारे के सारे पार्टीज का कंसेंट मतलब क्या, वाईजेड का भी कंसेंट चाहिए। तो वाईजेड के कंसेंट से, एबीसी के कंसेंट से और डी के कंसेंट से
हम क्या करेंगे, नोवेशन करेंगे। नोवेशन करके पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उस नए कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, डी को लाइबल करेंगे पुराने लाइबिलिटी के लिए। बोलो डन है क्या? रिमेंबर, नोवेशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एबीसी एंड वाईजेड, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एबीसी वाईजेड एंड डी। तो नोवेशन के थ्रू पार्टनर, जो नया पार्टनर है, वो पुराने वाले लाइबिलिटी के लिए क्या हो सकता है, लाइबल हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बोलो अब डन है क्या? बहुत लोगों को डाउट था इसमें, बहुत लोगों को डाउट था इसमें। एबीसी, इसी वाले एग्जांपल से कंटिन्यू करूंगा। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसी एग्जांपल से हम कंटिन्यू करेंगे, नया एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि आपको रिवीजन करते टाइम इजी रहेगा। एबीसी पार्टनरशिप फर्म ने एक लोन लिया था 1 जन 2025 फ्रॉम वाईजेड। वाईजेड से एक लोन लिया था, वाईजेड एक कंपनी है या फिर बैंक है, जो भी बोलो, उससे एक लोन लिया था। कब लिया था? 1 जन 2025 को लोन लिया था। ठीक है बेटा। अब नया पार्टनर, एक व्यक्ति एंटर हुआ पार्टनरशिप फर्म में डी, कब? 8 जन 2025 को। नॉर्मल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, नया पार्टनर जिस दिन से एडमिट होगा उस दिन के बाद जो भी लाइबिलिटी होगा उसके लिए वो लाइबल रहेगा। उसके एडमिट होने से पहले वाले लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा, है ना? ये है ना जनरल रूल, तो यही है। लेकिन 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 अगर पार्टनर नया पार्टनर खुद कहता है, एग्री करता है कि मैं क्या है ना, 1 तारीख वाले जो 1 जन 2025 में जो लोन लिया था आप लोगों ने, मैं उसके लिए भी लाइबल रहना चाहता हूँ। अगर ए खुद बोलता है, सॉरी डी खुद बोलता है, डी अगर खुद बोलता है ना, देन ऐसे सिचुएशन पे वो पुराने लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल रहेगा। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं खत्म होता है, सिर्फ उसके कहने से नहीं होगा, उसके कहने से नहीं होगा। मतलब यहाँ पे उसने तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद उसके कहने के बाद एबीसी का भी कंसेंट चाहिए, जो पुराने पार्टनरशिप फर्म है उसका भी कंसेंट चाहिए, और जो वाईजेड है उसका भी कंसेंट चाहिए। इन सब के कंसेंट के साथ नए पार्टनर को हम पुराने लाइबिलिटी के लिए लाइबल कर सकते हैं। लोन, यहाँ पे लॉ ने एक वर्ड लिख दिया है, दैट ए न्यू पार्टनर कैन बी लाइबल फॉर द ओल्ड डेप्ट बाय वे ऑफ ए नोवेशन। नोवेशन करके हम क्या कर सकते हैं, नए पार्टनर को पुराने वाले लाइबिलिटीज के लाइबल कर सकते हैं। सर नोवेशन करने की क्यों जरूरत आई? व्हाट इज नोवेशन मींस? नोवेशन का मतलब क्या था? नोवेशन मींस एन कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, ये नोवेशन था। नोवेशन की दूसरी बात ये थी कि भाई नोवेशन जो है ना, अबे नोवेशन की जो दूसरी बात थी ना, नोवेशन की दूसरी बात ये है ना कि नोवेशन में ना हर एक पार्टी का कंसेंट चाहिए, हर एक पार्टी का, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसका कंसेंट चाहिए। एबीसी का भी कंसेंट चाहिए, वाईजेड का भी कंसेंट चाहिए और डी का भी कंसेंट चाहिए। हर एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। ठीक है, विदाउट द कंसेंट हम क्या नहीं कर सकते हैं, नोवेशन में एंटर नहीं हो सकते, ये बात याद रखना है। ठीक है, अब सुनो, नए पार्टनर को हम लाइबल कर सकते हैं लेकिन नोवेशन के थ्रू। मतलब नोवेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, एबीसी और वाईजेड जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, उस वाले कॉन्ट्रैक्ट को, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे और उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जिसमें जिसमें पार्टीज कितने लोग होंगे, एबीसी भी रहेगा, वाईजेड भी रहेगा और डी भी रहेगा। फिर नोवेशन हो गया, अब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हम डी को पुराने वाले लाइबिलिटी के लिए क्या करेंगे, लाइबल करेंगे। मतलब अगर डी को आपको पुराने वाले लाइबिलिटी के लिए लाइबल करना है ना, तो सिर्फ उसके कंसेंट से काम नहीं चलेगा, हमें नोवेशन करके उसको क्या करना है, लाइबल करना है। नोवेशन मतलब पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाना है, तभी जाके हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा जी, लाइबल कर सकते हैं। अब बोलो डन है? सब लोग बोलो अब डन है क्या? मेरे सेटिस्फाइड के लिए बोलो, नहीं डन है तो बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर है तो बोलो हाँ है, लेकिन प्लीज बोलो। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों ने खोद के निकाला है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 27 के ऊपर। अब सेक्शन नंबर 27 ना बहुत भारी है, सेक्शन नंबर 27 भी बहुत भारी है। मतलब ध्यान से सुनो, सेक्शन नंबर 27 में ना हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कितने चीज़ पढ़ेंगे अभी बता रहा हूँ मैं, 3 चीज़ पढ़ेंगे। 3 चीज़ में से ना 3 चीज़ पढ़ेंगे, उसमें से 2 चीज़ जो है ना रिलेट करता है और तीसरा थोड़ा सा रिलेट नहीं करता। मतलब क्या था, 3 चीज़ 2 चीज़ रिलेट करता है, 1 चीज़ रिलेट करता है, मतलब क्या है, मैंने इन 3 चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इन 3 चीज़ों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट के अंदर सिचुएशन नंबर और सिचुएशन नंबर 2 आता है, और दूसरे पार्ट के अंदर वो अथॉरिटी जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ना वो आता है। ठीक है, समझते हैं। लाइबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशंस बाय द पार्टनर। सुनो, where a partner acting within his authority receives money or property belonging to a third party and misapplies it, the firm will be liable. सुनो क्या कह रहा है, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, उन लोगों ने बी को ऑथराइज किया था, बी को अथॉरिटी दिया है कि बी क्या कर सकता है ना, बुक सेल कर सकता है। बी को क्या दिया गया है, अथॉरिटी दिया गया है कि बी क्या कर सकता है, बुक सेल कर सकता है। ठीक है, हाँ उसके पास अथॉरिटी है। बी ने क्या किया ना, वाई को बुक सोल्ड तो किया, लेकिन पैसे एडवांस में लिया, और अभी बुक जो किताब है उसको डिलीवर नहीं किया।
सुनो हाँ, उसने पैसे रिसीव किया किससे, वाई से पैसे रिसीव तो किया, लेकिन उसने बुक अभी डिलीवर नहीं किया। वाई से पैसे लेने के बाद उस पैसे को उसने मिस अप्लाई किया। मिस अप्लाई किया मतलब गया पब में, इधर नोएडा गुड़गांव इधर चला गया, इधर एमजी रोड साइड चला गया और क्या करने लग गया भाई, अच्छे से पैसे यूटिलाइज मिस अप्लाई किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जो काम इस बी ने किया, बी ने क्या किया, थर्ड पार्टी से पैसे लिया, और बी ने थर्ड पार्टी से पैसे लिया और पैसे को मिस अप्लाई किया, ठीक है ना। सर अब इसके लिए ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये क्या वाई को लाइबल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनरशिप फर्म जो है ना, वो वाई को लाइबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लॉ कहता है कि पार्टनर ने अपने अथॉरिटी में रह के थर्ड पार्टी के साथ डील किया था ना, तो थर्ड पार्टी ने उसको पैसे दिया है, हाँ उसने पैसे को मिस अप्लाई किया है, ठीक है समझते हैं, उसने पैसे को मिस अप्लाई किया है, हाँ ये समझते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है ना, वो वाई के ऊपर लाइबल रहेगा, वाई के ऊपर क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। लेकिन सुनो, अब तुम्हारे पॉइंट दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर लेकिन गलती तो इसकी है ना, बी की है। ये देखो उसने अथॉरिटी में रह के काम किया है ना, अथॉरिटी में रह के काम किया है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म किसके ऊपर लाइबल रहेगा, थर्ड पार्टी के ऊपर लाइबल रहेगा। बाद में हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, मिसकंडक्ट अगर पार्टनर करता है और पार्टनर के मिसकंडक्ट की वजह से अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है, देन दैट पार्टनर हैज टू इंडिफिनिफाई द पार्टनर, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सुनो अब क्या होगा, मैं पूरा कहानी बता दूंगा ना, तो पूरा सेक्शन 27 में समझ में आ जाएगा। सेक्शन 27 में पढ़ना क्या है और उसका एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है वो बताऊंगा। सेक्शन नंबर 27 में हमें यहीं तक पढ़ना है, जितना मैं बताऊंगा ना उतना तक ही पढ़ना है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेक्शन नंबर 27 ये कहता है, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने बी को ऑथराइज किया है, बी अथॉरिटी में रहकर किसी थर्ड पार्टी से डील करता है, दैट इज वाई से डील करता है, वाई से वो पैसे रिसीव करता है, पैसे उसने रिसीव किया और पार्टनरशिप फर्म को नहीं दिया, उस पैसे से उसने क्या किया, नोएडा गुड़गांव चला गया और बढ़िया तरीके से उस पैसे को मिस अप्लाई किया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद वाई बुक्स लेने आ जाता है पार्टनरशिप फर्म पे, क्योंकि भाई बी ने क्या नहीं किया था, डिलीवर तो नहीं किया था। अब वाई कहता है पार्टनरशिप फर्म को, भाई किताब दे दो, मैंने तो पैसे दे दिया है। तो सर क्या ये पार्टनरशिप फर्म वाई के ऊपर लाइबल रहेगा, क्या वाई को बुक्स डिलीवर करना पड़ेगा इनको? तो लॉ कहता है यस, भले ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे तो नहीं आया, भले ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे नहीं आया, लेकिन पार्टनर को तो आया है और पार्टनर ने अथॉरिटी में लेके काम किया है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा। ये पहली बात है, जो पार्टनरशिप फर्म है थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा, वाई को उसको बुक डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन सर पार्टनरशिप फर्म को तो लॉस हो गया, तो ये लॉस किससे रिकवर कर सकता है? तो हम चलेंगे वहाँ पे, इंडिमिनिफाई बाय द पार्टनर। वहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म का पैसे को मिस अप्लाई करता है, देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू रीपे दैट मनी टू द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन हमें ना यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 को यहीं तक पढ़ना है कि जो फर्म है इस सिचुएशन पे क्या थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा। तो हमारा आंसर है यस, इस सिचुएशन पे पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा। ये सिचुएशन नंबर 1 है। अब सिचुएशन नंबर 2 समझो। सिचुएशन नंबर 1 है, सिचुएशन नंबर 2 समझो, वेयर मनी और प्रॉपर्टी हैज कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म एंड इज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर, द फर्म विल बी लाइबल। वही वाला पॉइंट है। पहले वाले सिचुएशन में क्या हो रहा था ना, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे नहीं आया था। जैसे फॉर एग्जांपल वाई ने बी को पैसे दिया ना, बी ने अपने पॉकेट में पैसे रखा और चला गया गुड़गांव नोएडा, ये पहला। दूसरा जो सिचुएशन है उसमें क्या कह रहा है, पैसा वाई ने पार्टनरशिप फर्म को दिया था, मतलब बी ने क्या किया, पहले पैसे पार्टनरशिप फर्म को दिया, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म को दिया मतलब क्या, उनका जो कैशियर होगा वहां पे पैसा रखा होगा, है ना। वाई ने पैसे दिया था किसको, बी को ही दिया था। बी ने क्या किया, उस पैसे को ले जाके अपना जो पार्टनरशिप फर्म का जो केस, जो जिसमें वो पैसे रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें भी रखते हैं पैसे, उसमें उसने रख दिया पैसे, कैशियर होगा जो भी पैसे रखने का जो जगह होगा उसमें उसने पैसे रख दिया था। 5-6 घंटे बाद 5-6 घंटे बाद उस पैसे को निकालता है और उसके बाद गुड़गांव चला जाता है और उस पैसे को मिस अप्लाई करता है, ठीक है। अब जाता है गुड़गांव, पार्टनरशिप फर्म के कस्टडी में पैसे आया था, उसके बाद उस कस्टडी से पैसे निकालता है, उसके बाद गुड़गांव जाके, नोएडा जाके पैसे को मिस अप्लाई करता है, ठीक है। सर तो अब इस सिचुएशन पे, इस वाले सिचुएशन पे भी क्या पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा क्या? तो आंसर इज यस, यहाँ भी पार्टनरशिप फर्म क्या रहेगा, थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा। ये ये जो है ना पार्ट 1, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2। अब पार्ट 2 समझो, अब दूसरे पार्ट को समझो। ये जो बी था ना, उसको हमने अथॉरिटी नहीं दिया, इस पार्टनरशिप फर्म ने उसको सेल करने का अथॉरिटी नहीं दिया था। इस पार्टनरशिप फर्म ने बी को सेल करने का अथॉरिटी नहीं दिया था। अब बी ने वाई को गुड सेल कर दिया, बुक सेल कर दिया, और उसके बाद बी ने वाई से पैसे लिया, बी ने वाई से पैसे लिया और अभी तक बुक्स डिलीवर नहीं हुआ है। अब सिचुएशन समझो, हाँ क्या बी के पास बुक सेल करने का अथॉरिटी था? आंसर इज नो, बी के पास बुक सेल करने का अथॉरिटी नहीं था, फिर भी उसने सेल किया किसको, वाई को, वाई से पैसे रिसीव किया। अब सर क्वेश्चन ये है, क्या इस एक्टिविटीज के लिए एबीसी पार्टनर लाइबल रहेगा और एबीसी पार्टनरशिप फर्म लाइबल रहेगा? ये क्वेश्चन है। तो सेक्शन नंबर 27 कहता है नो,
यहाँ पे बी को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली वाई के ऊपर, बी जो है ना वो इंडिविजुअली वाई के ऊपर लाइबल रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में बी जो है ना वाई के ऊपर इंडिविजुअल लाइबल रहेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म पिक्चर पे नहीं आता है। पार्टनरशिप फॉर्म पिक्चर में कब आएगा, पार्टनरशिप फॉर्म पिक्चर में कब आएगा, जब उस पार्टनर ने अथॉरिटी में रह के किसी थर्ड पार्टी से डील किया था और उसके बाद जो थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव किया था, उस पैसे को अगर उसने मिस अप्लाई किया है, थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव करने के बाद अगर उसने मिस अप्लाई किया है ना, देन ऐसे सिचुएशन पे पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा। ये थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा। बाद में जाके उस पार्टनर से, जिस पार्टनर ने मिस अप्लाई किया होगा पैसे को, उससे पार्टनरशिप फर्म रिकवर करता है, कर सकता है, मतलब वो करेगा बाद में जाके। वो हमें सेक्शन नंबर 27 में नहीं पढ़ना है। सेक्शन नंबर 27 में हमें यही पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि अगर कोई पार्टनर अथॉरिटी के अंदर रह के किसी थर्ड पार्टी से डील करता है, थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव करता है, थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव करता है और गुड्स को डिलीवर नहीं करता है, थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव किया उसने, अब उस गुड्स को उसने डिलीवर नहीं किया, तो क्या ऐसे सिचुएशन पे पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर लाइबल होगा कि नहीं होगा? तो लॉ कहता है यस, थर्ड पार्टनरशिप फर्म विल बी लाइबल टू दी थर्ड पार्टी, दैट इज पार्टनरशिप फर्म हैज टू डिलीवर द बुक्स टू दी थर्ड पार्टी। बोलो समझ आया क्या सेक्शन नंबर 27? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है 26, 25, 24, 23, लिखा हुआ है ना 22, लिखा हुआ है ना 22, सेक्शन नंबर 22, तो होगा। जब लिखा हुआ है तो होगा, ठीक है ना? यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देख पहले, देख ले, लिखा हुआ है ना तो होगा, अगर नहीं लिखा होता ना तो नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ है तो होगा। हाँ, इस अटेम्प्ट से पहले ही होगा पर, ठीक है। हाँ, एक बार सेक्शन नंबर 27 फिर से रिवाइज कर देता हूँ फटाफट से। अगर पार्टनर अथॉरिटी के अंदर रह के कुछ काम करता है, इसका सिंपल कंक्लूजन ये है, अगर पार्टनर अथॉरिटी के अंदर रह के कुछ काम करता है ना, किसी थर्ड पार्टी से डील करता है, किसी थर्ड पार्टी से डील करता है और थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव करता है और उस पैसे को पार्टनरशिप फर्म को नहीं देता है और उसको मिस अप्लाई करता है, ठीक है। अब क्या, ये जो पैसा पार्टनर ने अपने अथॉरिटी में रह के जो पैसा थर्ड पार्टी से लिया है, इस पैसे के लिए पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी को लाइबल होगा कि नहीं होगा, इज द क्वेश्चन। तो आंसर इसका ये है, अगर पार्टनर ने अथॉरिटी में रह के, उसको अथॉरिटी दिया गया था ना बुक सेल करने के लिए, अथॉरिटी में रह के अगर थर्ड पार्टी से डील करता है, थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव करता है, अथॉरिटी में रह के अगर थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव करता है, देन ऐसे सिचुएशन पे पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा। चाहे वो पैसा जो है ना वो पार्टनरशिप फर्म के कस्टडी में नहीं आया है, फिर भी पार्टनरशिप फर्म लायबल रहेगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म के कस्टडी में आए, चाहे पार्टनरशिप फर्म के कस्टडी में ना आए। दोनों सिचुएशन पे अगर पार्टनर ने थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव किया और उस पैसे को मिस अप्लाई किया, देन ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म विल बी लायबल टू दी थर्ड पार्टी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। दैट इज दैट इज दो, हो खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। सेक्शन नंबर 19, इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इम्प्लाइड ऑथोरिटी, देखो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आई होप उस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि उस एग्जाम्पल से होपफुली है ना आप लोगों की जो समस्या है वो समस्या सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। मैं दिन प्रतिदिन अपने हिंदी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपना उधर क्या होता है ना, अपना उधर मतलब इधर असम साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या होता है ना, लोग हिंदी में बात करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन आसाम इज ए मिक्स ऑफ कल्चर। वहाँ पे सब लोग हैं, वहाँ पे नेपाली भी है, वहाँ पे आसामीज भी है, वहाँ पे बिहारी भी है, वहाँ पे अपना ये क्या बोलते हैं पंजाबी भी है, यहाँ पे बंगाली भी है, अरे सब लोग, सब हर तरह, मारवाड़ी भी है, अरे हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। लैंग्वेज इतना मिक्स होता है ना वहाँ पे, कोई व्यक्ति प्योर असमीज भी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि मिक्स है, हर चीज़ मिक्स है वहाँ पे, मिक्स ऑफ कल्चर, हर एक चीज़ मिक्स है। तो इसकी वजह से हम हिंदी बात करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं बात, लेकिन हमारी हिंदी में समस्या है ना कि हम लोग बहुत मिक्स कर देते हैं। और जब हम आसाम से बाहर आते हैं, लाइक यूपी, दिल्ली, जब हम बाहर आते हैं ना, तो हमें अब अपनी हिंदी को फ़िल्टर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ता है। वो फ़िल्टर करके करते थोड़ी-थोड़ी मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। जब मैं पहली बार आया था ना दिल्ली, तो मेरे को हिंदी बोलना ही नहीं आता था। सही बता रहा हूँ, नहीं आता था, नहीं करता था मैं बात किसी से, क्योंकि भाई साहब मेरे को बोलना ही नहीं आता था। हुँ, नहीं आता था मेरे को बोलना। ये जो तुम लोगों के सामने बोल रहा हूँ ना, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? सेक्शन नंबर 19, इम्प्लाइड अथॉरिटी। सुनो ध्यान से। एक होता है एक्सप्रेस अथॉरिटी, दूसरा होता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। सर एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब क्या? बोल के पावर देना। से फॉर एग्जांपल हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे मैंने ना, हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ना सबको एक्सप्रेस अथॉरिटी दिया है कि रिया जो है बर्तन धोएगी, सिया जो है
पोछा लगाएगी, अपना क्रिस जो होगा टेबल साफ करेगा, कमल जो है रोटी बनाएगा, मतलब ये सब हम लोगों ने क्या दिया, सबको अथॉरिटी दिया है। तो ये यहाँ पे क्या होगा ना, सबको अथॉरिटी दिया हम लोगों ने, सबको अथॉरिटी दिया ना, तो वो व्यक्ति उस काम के लिए क्या रहेगा, उस काम के लिए उसके पास क्या रहेगा, पावर रहेगा। मतलब वो व्यक्ति सिर्फ वही काम कर सकता है जो उसको एक्सप्रेसली बोला गया है। दिस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेस अथॉरिटी। सर व्हाट इज एक्सप्रेस अथॉरिटी? मतलब अरे एग्रीमेंट में बता दिया कि कौन पार्टनर कौन क्या क्या कर सकता है, एक्सप्रेसली ऑथराइज किया, दिस इज एक्सप्रेस अथॉरिटी। सर इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या? इम्प्लाइड अथॉरिटी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, तो से फॉर एग्जाम्पल, या अपना क्रिस का हम लोग शादी कर रहे थे ना कल, हाँ, अब से फॉर एग्जाम्पल उसका शादी हो गया है। अब शादी होने के बाद उसकी जो वाइफ रहेगी, उसके पास कुछ अथॉरिटी अपने आप आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे उसका फ़ोन चेक करना, जैसे वो कब कहाँ जाता है उसको चेक करना, लेट क्यों आया घर से, है ना? उसको बेलन से मारना, ये इसके पास अपने आप पावर रहेगा, इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसके पास, है ना? उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है ये पास, है ना? यहाँ पे कोई एक्सप्रेसली उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास क्या आ जाएगा? अपने आप कुछ पावर अपने आप आ जाएगा उसके पास, एंड दैट इज़ नोन एज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी। दैट इज़ नोन एज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब क्या है? बोल के पावर देना, और इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है? अपने आप कुछ पावर आ जाना। अब अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई व्यक्ति पार्टनर बन जाता है ना, तो उसके पास ना गुड्स परचेज़ करना, गुड्स सेल करना, ये जो है ना, ये जो पावर है इसके पास अपने आप आ जाता है। दिस पावर इज़ नोन एज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी। कुछ पावर उसके पास अपने आप आ जाता है, दैट इज़ नोन एज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकता है। उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जो ए और एच तक जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, इसको छोड़ के, मतलब ये जो ए से लेकर हमने एच तक पॉइंट लिखा है ना, उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होगा पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी होने के बाद भी ये जो व्यक्ति है ना, ये काम नहीं कर सकता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, सारा काम करने का उसके पास पावर है। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब गुड्स परचेज, गुड्स सेल करने का पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा काम कर सकता है। कुछ काम पे उसको क्या लगा दिया गया है? रेस्ट्रिक्टेड लगा दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर ये सब चीजें नहीं आता है। ठीक है, ये तक यहाँ तक जो मैंने कहानी तुम लोगों को बताया, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलोगे, पास होना है ना तो बोलना पड़ेगा। जो जितना बोलेगा, जो जितना पकड़ 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 करेगा, उसके पास होने का चांसेस उतना रहेगा। क्लास में तो तुम बड़े बोलते थे, है ना? यहाँ पे तुम इससे बोला नहीं जा रहा है ना, कोई बात। ठीक है सर, उस व्यक्ति के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, का मतलब ये कुछ भी काम कर सकता है क्या? कुछ भी कर सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी पावर उसके पास, उस बाकी पावर को हम इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। सर क्या क्या नहीं कर सकता है? तो बोलता है डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। से फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल, वो क्या नहीं कर सकता है? डिस्प्यूट किसको सबमिट नहीं कर सकता है? आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं कर सकता है। जब तक उसको हम एक्सप्रेसली ऑथराइज नहीं करते ना, तब तक वो पार्टनरशिप के नाम पे वो क्या नहीं कर सकता है? डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं कर सकता है। मतलब सर एक एग्जाम्पल से समझा दो। से फॉर एग्जाम्पल एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी लड़ाई चल रही है एक्स वाई जेड से। ठीक है, अब लड़ाई जब चलेगी तो भाई मैटर कहाँ पे जाएगा? कोर्ट पे जाएगा। ठीक है ना? हाँ, अब इस पार्टनर ने क्या डिसाइड किया सर? एक पार्टनर बी ने ये डिसाइड किया कि नहीं नहीं, हम कोर्ट पे इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको आर्बिट्रेशन के पास जाके उसे रिजॉल्व करेंगे, कोर्ट के बाहर रिजॉल्व करेंगे। तो सर बी ऐसा बोल सकता है क्या? इसके पास ये करने के लिए ऑथोराइज इम्प्लाइड अथॉरिटी है क्या? तो लॉ कहता है नहीं, इसके पास ये काम करने के लिए क्या नहीं है? इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। वो क्या नहीं कर सकता है? बिना किसी पार्टनर के कंसेंट से, बिना किसी एक्सप्रेस अथॉरिटी से वो क्या नहीं कर सकता है? डिस्प्यूट को कहाँ पे सबमिट नहीं कर सकता है? आर्बिट्रेशन पे सबमिट नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, वो क्या नहीं कर सकता है? पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है। जब तक हम उसको एक्सप्रेसली ऑथराइज नहीं करेंगे ना, तब तक वो बैंक अकाउंट क्या नहीं खोल सकता, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे क्या नहीं खोल सकता है? बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है। ठीक है, उसके बाद किसी क्लेम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, किसी क्लेम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। किसी क्लेम को कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है ना, से फॉर एग्जाम्पल एबीसी फर्म और वाईजेड एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसकी लड़ाई चल रही थी। हाँ से लड़ाई चल रही थी, 1 लाख रुपए के अंदर लड़ाई चल रही थी। ठीक है ना? अब अब क्या हुआ ना, ये लोग सेटलमेंट में आना चाहते हैं, ये लोग सेटलमेंट में आना चाहते हैं, वो जो एक्स वाई जेड और पार्टनरशिप फर्म सेटलमेंट में आना चाहते हैं। तो सर बी ने क्या बोला ना एक्स वाई जेड को कि कोई बात नहीं, आप 1 लाख रुपए मत पे करो, आप 50,000 रुपए पे कर दो। मतलब वो क्या कर रहा है? क्लेम को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में क्लेम को कॉम्प्रोमाइज करने का इसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है क्या? आंसर इज नो, इसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, किसी 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 केस से, मतलब सूट चल रहा है, क्या चल रहा है? सूट चल रहा है ना? सर उस सूट से वो विड्रॉ हो सकता है, मतलब सूट चल रहा है का मतलब क्या? इसका भी एग्जांपल समझो। एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, अगर एक्स वाई जेड के साथ ही लड़ाई चल रहा है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, एक्स वाई जेड के साथ ही लड़ाई चल रहा है। अब ना बी को क्या लगता है ना, एक्स वाई जेड बेचारा है,
XYZ बेचारा है, तो क्या करे ना, उससे केस ना विड्रॉ कर ले। जो केस एबीसी पार्टनरशिप फर्म ने XYZ के ऊपर के डाला था ना, उसमें बी चाहता है कि भैया XYZ ना जो बेचारा आदमी है, बहुत मतलब नाजुक एकदम बिल्कुल क्यूट सा बंदा है, मतलब उससे ना ऐसा केस वेस करके ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बी ने क्या कहा ना कि भैया चलो केस को विड्रॉ कर लेते हैं। तो सर बी बिना उसके एक्सप्रेस अथॉरिटी के क्या किसी केस को विड्रॉ कर सकता है क्या? आंसर इज नो। उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद किसी कोई लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करने का उसके पास कोई राइट नहीं है ना। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के नाम पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का इमूवेबल प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकता है। और उसके बाद किसी किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप में एंटर हो नहीं सकता, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ दी फर्म। ये सब काम नहीं कर सकता है ना। हाँ, अगर ये सब काम उसको हम लोगों ने एक्सप्रेसली ऑथराइज किया है, अगर ये सब काम हमने उसको एक्सप्रेसली ऑथराइज किया है, अगर हमने उसको ये सब काम एक्सप्रेसली ऑथराइज किया है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने उसको एक्सप्रेसली ऑथराइज नहीं किया है तो इसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है ये सब काम करने के लिए। डन है क्या? डन है क्या? जल्दी बोलो। सेक्शन नंबर 19। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत इजी था। इसको इजी बनाया गया है, इसको इजी बनाया गया है। एक बार मॉड्यूल पढ़ के देखो, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, कसम से कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत सोचना पड़ा इसके इसके बारे में, फिर जाके चीज निकला है कि सर एक व्यक्ति के पास, एक पार्टनर के पास ना इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है सब काम करने के लिए, गुड परचेज सेल करना, ये सब इसके पास अपने आप आ जाता है पावर। लेकिन इसके पास पावर है का मतलब ये कुछ भी काम कर सकता है क्या? आंसर इज नो। लॉ ने कहा कि ये जो पॉइंट हमने बताया है ना, ये इसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है। हाँ, ये सब काम छोड़ के बाकी जो काम है वो किसके अंदर आता है? इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है। ये जो काम है, ये जो काम ए से लेकर हमने एच तक जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ा है, हाँ, ये पार्टनर तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब पार्टनरशिप फर्म उसको एक्सप्रेसली ऑथराइज करता है तब। उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ठीक है सर, याद करना जरूरी है, क्या पता आ जाए 7 नंबर के लिए आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट से तो हो सकता है 6 7 नंबर के लिए आ जाए। सबसे पहले याद करना तो जरूरी है ना, तो याद करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है? सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिव टू द बिजनेस टू द आर्बिट्रेशन। एक पार्टनर क्या नहीं कर सकता है? पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में डिस्प्यूट किसको सबमिट नहीं कर सकता? आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं कर सकता, उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है ना। पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है, पार्टनरशिप के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता है। कुछ इजी इजी पॉइंट पहले याद कर ले। हाँ, कर लेते हैं ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल नहीं, बेच नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है, परचेस नहीं कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट इजी इजी पॉइंट है। पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में किसी दूसरे पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में, है ना, दूसरे पार्टनरशिप के साथ, पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनर में एंटर नहीं हो सकता है, तीसरी बात। उसके बाद डिस्प्यूट किसको सबमिट नहीं कर सकता है? आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं कर सकता है, 4 पॉइंट। बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, 5 पॉइंट। ठीक है भाई, दो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, इजी है। क्या है? तीसरा बैंक अकाउंट है, दो इमूवेबल प्रॉपर्टी से, एक बैंक अकाउंट से, है ना। उसके बाद वो क्या नहीं कर सकता है? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जैसे आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, वो वैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, उस तरीके से याद रखना है। आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हो, यस, यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। किसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता? ही कैनॉट कॉम्प्रोमाइज एनी क्लेम, ही कैनॉट कॉम्प्रोमाइज एनी क्लेम। सूट यानी कि जो केस फाइल किया है उसको उससे विड्रॉ हो सकता है क्या? उससे अपने आप मतलब उससे क्या विड्रॉ कर सकता है क्या? आंसर इज नो, है ना, वो भी नहीं कर सकता है। उसके बाद डिस्प्यूट किसको? आर्बिट्रेशन को सबमिट कर सकता है क्या? आंसर इज नो। डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं कर सकता है, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल भी कर नहीं सकता है, परचेज भी नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या नहीं कर सकता है? कोई पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता है। कोई पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में क्या नहीं कर सकता है? किसी लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता है। लाइबिलिटी को एडमिट करने का उसके पास पावर नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने का पावर नहीं है, ट्रांसफर करने का पावर नहीं है, सूट से विड्रॉ करने का उसके पास पावर नहीं है, बैंक अकाउंट ओपन करने का उसके पास पावर नहीं है, डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के पास सबमिट करने का उसके पास कोई भी पावर नहीं है। दिस इज सेक्शन नंबर 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 20 के अंदर। सर ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी हम लोगों ने दिया है, इम्प्लाइड अथॉरिटी जैसे फॉर एग्जांपल, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है? गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, ये किसके अंदर आता है बेटा जी? इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है। सर इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को भी हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या? से फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब हर एक पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है कि हर एक पार्टनर क्या कर सकता है? गुड्स सेल कर सकता है, गुड परचेज कर सकता है। हर एक पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है, यस सर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया ना, ये आयुषी है, ये तानिया है,
इनका पावर हम लोगों ने, जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी है ना, उसको हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोगों के पास भाई परचेस करने का और गुड्स सेल करने का पावर नहीं है। इस तरीके से हम क्या किसी पार्टनर्स के पावर, इम्प्लॉयड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या? तो लॉ कहता है यस इट इज अलाउड, लेकिन यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। मेजोरिटी से ये काम नहीं कर सकते हो। यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और एक्सटेंडेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ये काम नहीं कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर कैनॉट एक्सरसाइज दिस पावर। दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर कैन बी रेस्ट्रिक्टेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। ठीक है, अब ये सेक्शन नंबर 20 दिख इतना छोटू सा रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। उसके बाद देखो ना नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट shall be effective against the third party only if the third party knows about the restrictions and the third party does not know that he is dealing with a partner in a firm। वाह, मतलब क्या है ना, इस एग्जांपल से समझते हैं। जो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन तानिया के ऊपर लगाया, आयुषी के ऊपर लगाया है, क्या ये जो रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया है किसके ऊपर, तानिया और इसके आयुषी के ऊपर, ये थर्ड पार्टी को बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि थर्ड पार्टी के ऊपर इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? ये जो अथॉरिटी हमने दिया, रेस्ट्रिक्ट किया है, ये जो अथॉरिटी हमने रेस्ट्रिक्ट किया है, ये थर्ड पार्टी के ऊपर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। अभी नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल पे आओ एक बार। टी एंड को इज इन थर्ड पार्टी, ठीक है। एबीसी आर दी पार्टनर of ABC partnership firm। क्या बात है, ABC partner are the partners of the ABC partnership firm। T and Co is in third party, है ना। Now A's implied authority to purchase goods has been restricted by all the partners। जो A के पास गुड्स परचेस करने का जो अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी, उसको सारे के सारे पार्टनर्स ने क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब ए के पास क्या नहीं है बेटा जी, गुड्स परचेस करने का अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, ही कैन नॉट परचेस गुड्स फ्रॉम टी एंड को और अनदर पार्टी, नहीं परचेस कर सकता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर व्हाट इफ ए टी एंड को के पास जाके गुड्स खरीदता है 2000 रुपये का, वो भी क्रेडिट में। ठीक है, कहानी सुनो। हाँ, ए गया टी एंड को के पास, उसके पास परचेस करने का अथॉरिटी था क्या? आंसर इज नो। फिर भी जाके 2000 रुपये का गुड्स उसने खरीदा है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, क्रेडिट पे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द फर्म इज लायबल फॉर द गुड परचेस बाय एन ए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जो 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 पार्टनरशिप, जो पार्टनर ने गुड्स खरीदा है उसके इंटर अथॉरिटी में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गुड्स जाके थर्ड पार्टी से खरीदा। सर क्या ये पार्टनरशिप फर्म ऑफ थर्ड पार्टी को लाइबल होगा, इज द क्वेश्चन। तो लॉ क्या कहता है, द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इज इफेक्टिव अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इफ द थर्ड पार्टी नोस अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंड ही नोस दैट ही इज डीलिंग विद द पार्टनर ऑफ द फर्म। इसी इसी को इस पॉइंट को समझने के लिए दूसरा यहाँ जो नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है ना उसको समझो। इफ टी एंड को नोस दैट ए हैज नो अथॉरिटी टू परचेस। अगर टी एंड को नोज दैट, अगर टी एंड को पता था कि भैया ए के पास परचेस करने का अथॉरिटी नहीं है और वो एबीसी का पार्टनर है, टी एंड को पता था कि जो पार्टनर एबीसी का, जो ए है एबीसी का पार्टनर है और इसके पास परचेस करने का अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, इवन नोइंग दैट ए हैज नो अथॉरिटी टू परचेस, ए एबीसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, ये इसको पता था टी एंड को, उसके बावजूद भी इसने क्या किया, टी एंड को किसके साथ डील करता है, ए के साथ डील करता है। ठीक है, टी एंड को किसके साथ डील करता है, ए के साथ डील करता है। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, फर्म विल नॉट बी लाइबल फॉर द रुपीज 2000। फर्म क्या नहीं होगा, इस 2000 के लाइबल नहीं होगा। ठीक है, फर्म जो है ना इस 2000 रुपीज के लिए क्या नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा। मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन, जो इम्प्लाइड अथॉरिटी आपने किसी एक पार्टनर के ऊपर थोपा है ना, ये इफेक्टिव कब होगा, ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इफेक्टिव कब होगा, अगर थर्ड पार्टी को पता होते हुए भी, थर्ड पार्टी को बात पता था कि ये जो व्यक्ति है ए, वो इसका पार्टनर है और इसके पास अथॉरिटी नहीं है, ये थर्ड पार्टी को पता था फिर भी थर्ड पार्टी ने डील किया है। तो ऐसे में लॉ कहता है कि पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं रहेगा भाई, इस एक्टिविटीज के लाइबल नहीं रहेगा। मतलब ये जो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है ये क्या हो जाएगा, फिर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। थर्ड पार्टी नोस अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंड ही नोस दैट ही इज डीलिंग विद द पार्टनर ऑफ द फर्म। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है ना, व्हेन द रेस्ट्रिक्शन इज नॉट इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, अरे टी एन को पता नहीं था, टी एन को पता नहीं था कि भैया ए के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी हैज नो आइडिया दैट एज इम्प्लाइड अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड। अब टी एन को ना पता नहीं था कि भैया ए का जो अथॉरिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो भाई थर्ड पार्टी क्या सोचेगा, थर्ड पार्टी क्या सोचेगा कि भाई जितने भी पार्टनरशिप हमें पार्टनर होंगे उनके पास तो भाई गुड्स परचेस करने का अथॉरिटी होता है ना, वही सोचेगा ना। तो टी एन को ने क्या कर दिया, नाउ ही डील्स विद दी, उसने एक गुड्स सेल कर दिया। अब मुझे बताओ
क्या ये रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव होगा? रेस्ट्रिक्शंस को इफेक्टिव नहीं कर सकते हैं, मतलब इस सिचुएशन पे फर्म क्या होगा ना, फर्म विल बी लायबल टू पे 2000 टू टी एंड बिकॉज परचेस ऑफ गुड्स कम्स अंडर द एम्प्लॉयज अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ऑटोमेटिकली। दिस इज सेक्शन नंबर 20। दिस इज सेक्शन नंबर 20। चलो आ रहा हूँ, बोलो सेक्शन नंबर 20 डन है क्या?